हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा थ्योरी और पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। और ये आपका फर्स्ट क्लास होगा, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें से आज हमारा जो टॉपिक कवर होगा वो होगा परमाणु, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आवेश के बारे में। ठीक है, कौन कौन सा? परमाणु यानी कि एटम, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और आवेश यानी कि चार्ज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। परमाणु, सबसे पहला बात है कि परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु किसको कहेंगे? किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है? परमाणु है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये भी आपका परमाणु है, ये भी आपका परमाणु। क्लियर है? ये आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है आपका? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। परमाणु मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। परमाणु किससे किससे बना होता है? मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ठीक है, परमाणु किससे बना होता है? मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग। पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होगा? परमाणु के नाभिक में उपस्थित होगा। और जो क्या होगा? केंद्रीय का क्या होगा? परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। ठीक है, परमाणु प्रकृति में कैसा होगा? स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। ठीक है, परमाणु में मुख्यतः क्या क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु में क्या क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन को क्या कहा गया है? प्रकृति का मूल कण माना जाता है। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया है? प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहता है, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित रहेगा? परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहता है। ठीक है, जो केंद्रीय परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा? परमाणु के केंद्रीय सघन भाग में। प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। प्रोटॉन पर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए थॉमसन को 1905 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए थॉमसन को 1905 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? प्लस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे क्या होगा? कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए थॉमसन को 1905 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? आपका एटम, परमाणु है। इसके बीच में नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है।
मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अधिकांश धातु की अंतिम कक्षा में केवल एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में क्या होता है? केवल एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है। नाभिक से दूर होने के कारण यह लगभग मुक्त अवस्था में ही होता है, इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अधिकांश धातु में अधिकांश धातु के अंतिम कक्षा में केवल एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है। नाभिक से दूर होने के कारण यह लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसीलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट का डायरेक्शन होगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होगा वो क्या होगा? माइनस से प्लस की ओर, तो विद्युत धारा का दिशा क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा? माइनस से प्लस, और विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा? माइनस से प्लस से माइनस की ओर। ठीक है। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कैसे प्रवाह होता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है माइनस से प्लस की ओर, और वहीं विद्युत धारा का प्रवाह जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्लस से माइनस की ओर। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है? एक चालक आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठीक है। अगर आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना है तो वो किसके कारण से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से ही होता है। ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होगा? आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है? आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, जबकि ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ठोस धातु में जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और जली विलयन यानी कि विद्युत अपघट्य में जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा? आयन के कारण। ठीक है। किसके कारण होगा? आयन के होता है। ठोस धातु में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण। ठीक है। ठोस धातु में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जबकि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। अब है घोल। घोल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक घोल होता है वैद्युत अपघट्य, दूसरा होता है वैद्युत अनपघट्य। ठीक है। घोल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा? वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य। ठीक है। वैद्युत अपघट्य में क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है। विद्युत अपघट्य में क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और विद्युत धारा प्रवाह होने का कारण जो होगा वो क्या होगा? आयन होगा। जैसे H2SO4 का जली विलयन, तो ये H प्लस SO4 माइनस 2 में टूट जाता है। ठीक है। तो ये आयन के कारण HNO3 का, HCl का, ये सब का जो जली विलयन होगा ये क्या होगा? आपका वैद्युत अपघट्य होगा। ठीक है। ये सब का जली विलयन जो होगा वो क्या होगा? आपका वैद्युत अपघट्य होगा। नेक्स्ट क्या आपका? वैद्युत अनपघट्य। इसमें क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे वर्षा का जल हो गया, अशुद्ध जल हो गया, शुद्ध जल हो गया, इस सब में क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा? आवेश। आवेश किसको कहते हैं? यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है। आवेश क्या है? यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। ठीक है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है।
सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। ठीक है, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेट कूलम। आवेश होता क्या है? पदार्थ का एक गुण है। ठीक है, आवेश क्या है? एक पदार्थ का गुण है जिसके कारण क्या होता है? कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है। ठीक है, आवेश क्या है? पदार्थ का गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। ठीक है, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेट कूलम। एक कूलम बराबर क्या होता है? 1/10 EMU। और वही 1/10 EMU बराबर क्या होता है? 3 × 10⁻9 ES। एक कूलम बराबर 1/10 EMU, या एक कूलम बराबर क्या होगा? 3 × 10⁻9 ESU। ठीक है, एक EMU का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, EMU का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ESU का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो एक कूलम बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक कूलम बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है? आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड भी होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश के लिए धन तथा ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। विद्युतों को वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। विद्युत वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई थी? थेल्स ने बताई थी। ठीक है, वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई थी? थेल्स ने। और आवेश के लिए धन तथा ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, और वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। यह स्थिर वैद्युत का उदाहरण है। ठीक है, थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के टुकड़े कपड़े से रगड़ा जाता है। ठीक है, थेल्स के अनुसार क्या बोल रहा है? कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। ठीक है, कांच का एक टुकड़ा लेंगे और रेशम का एक कपड़ा लेंगे, तो इस दोनों को रगड़ेंगे तो कांच का टुकड़ा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जिसके कारण कांच का टुकड़ा क्या हो जाएगा? धन आवेशित। तथा रेशम का कपड़ा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धन आवेशित, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेशित होता है। ठीक है, तो इसमें कांच का टुकड़ा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और रेशम का कपड़ा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसी कारण से कांच का टुकड़ा क्या हो गया? धन आवेशित, तथा कपड़ा क्या हो गया? रेशम का कपड़ा क्या हो गया? ऋण आवेशित। जिसके और यह किसका उदाहरण है? स्थिर वैद्युत का उदाहरण है। ठीक है, यह किसका उदाहरण है? स्थिर वैद्युत का उदाहरण है। थेल्स के अनुसार क्या होता था? Q इक्वल टू एन। ठीक है, किसी भी वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ उसको लगाने के लिए हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Q इक्वल टू एन। Q इक्वल टू एन का मतलब क्या हुआ? जहाँ Q क्या है आपका? उत्पन्न आवेश। किसी भी वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और n क्या है? त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, n क्या है? त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो किसी वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? Q इक्वल टू एन। ठीक है, किसी वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Q इक्वल टू एन। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो आइए। सबसे पहला, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है धनात्मक, ऋणात्मक, आवेशहीन या फिर भिन्नात्मक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? आवेशहीन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे क्या आवेश होता है? आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का आवेश होता है आवेशहीन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे क्या आवेश होगा? शून्य होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश धनात्मक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है। ठीक है,
प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, धनात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर। वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, होल्स के कारण, आयन के कारण या न्यूट्रॉन के कारण। वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है, तो आयन के कारण। ठीक है, वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आयन के कारण। ठीक है, वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयन के कारण से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा धनावेशित, ऋणावेशित, आवेशहीन या फिर इनमें से कोई नहीं। कांच के टुकड़े को किससे रगड़ा जा रहा है, रेशम के कपड़े से। ठीक है, तो रेशम क्या होगा, ऋणावेशित होगा। क्यों, क्योंकि कांच और रेशम का कांच का टुकड़ा और रेशम का जब घर्षण कराते हैं तो कांच क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके कारण कांच पर धन आवेश तथा रेशम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश होता है। को कांच के टुकड़े को रेशम के घर्षण कराने पर रेशम ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े के साथ लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ में चिपक जाता है, जबकि बिना आवेशित छड़ में नहीं चिपकता है। कोई एक आवेशित छड़ है, उसको कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो वो कागज के टुकड़े से क्या होता है, छड़ चिपक जाता है, जबकि क्या ऐसा बिना आवेशित छड़ में नहीं चिपकते हैं। क्लियर है।